तो भाई आज आपका हिंदी भाषा का जो है दूसरा क्लास है। जो लोग आज जुड़े हुए हैं वो पहले का लेक्चर देख लेंगे। हम लोग उसमें हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का अर्थ और प्रकार और उसके भेद, साथ ही हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास, इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और वो आपका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आज हम लोग हिंदी भाषा के साहित्य वाले पोर्शन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक। हालांकि ज्यादातर परीक्षा में हमारा व्याकरण से ही प्रश्न आता है, पर कुछ परीक्षाओं में ये देखा जा रहा है कि आयोग अब आपसे व्याकरण के अलावा साहित्य के भी प्रश्न पूछने लगे हैं। ठीक। तो साहित्य वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले तो हम लोग हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए हम 2 या 3 लेक्चर में इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक। तो अभी आज हमारा पहला पार्ट है। पहले पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे सिलेबस की बात करें, इस पूरे टॉपिक की बात करें, तो इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, साथ ही हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसके बाद हम लोग काल विभाजन पढ़ेंगे, यानी जो टाइम डिसाइड किया गया आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हर काल की विशेषता क्या थी। ज्यादातर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है हमारा 2 चीज से। एक तो पूछा जाता है विशेषता से कि किस काल की क्या विशेषता रही, और दूसरा प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है उस काल की रचनाओं से। ठीक। तो हम विशेषता और रचनाओं को भी इसमें क्या किए हैं, शामिल किए हैं। साथ ही आपका प्रमुख रचना एवं कवि हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख लेखक। इन सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक एक बिंदु पर हम लोग विधिवत क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी साहित्य को, कि हिंदी साहित्य में किन किन चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीजें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग हिंदी साहित्य की अगर बात करें, तो ये आपके सामने जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। बीच में है आपका हिंदी साहित्य, और इसके साथ इसका विभाजन किया गया है, जिसमें वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल, श्रृंगार काल, भारतेंद्र युग, इसके साथ द्विवेदी युग, छायावादी युग, आधुनिक काल युग और छायावादोत्तर युग। ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर आपका आपके सामने बना हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत शुरू से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और बहुत डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, फैक्चुअल डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट यानी प्रमुख बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि हमारे आयोग की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। हालांकि ये नोट्स जो है वो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए पीपीटी तैयार किया गया है, पर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो आयोग की परीक्षाएं होती हैं, जैसे जस्ट लाइक आपका यूपी पी का, एसआई का, जीडी का, साथ ही बीएड एंट्रेंस का, यानी जिसमें जो है आपका हिंदी भाषा से प्रश्न पूछा जाता है, उसी आधार पर या उसी को हम लोग ध्यान में रखकर पूरे साहित्य को चर्चा करेंगे। तो एक एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आप नोट्स बनाते जाइएगा। हालांकि ऑफलाइन वाले बच्चों का हम क्लास ले चुके हैं एक बार। ठीक। जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं किया होगा, तो एक एक बिंदुओं पर आप इसको क्या कर सकते हैं, बनाते हुए जा सकते हैं। एक एक फैक्ट की तरह नोट्स आप बना लीजिए। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपका जो विषय है वो क्या है, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो कहा जाता है कि भाई हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई वो लोक भाषा कविता के माध्यम से हुई। किससे हुई? हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें तो शुरुआत जो है वो लोक भाषा कविता के माध्यम से की गई। गद्य का विकास क्या हुआ, बहुत बाद में हुआ। तो यहाँ पे दो पहले चीज तो जान लीजिए कि हिंदी साहित्य का जो विकास है वो सबसे पहले क्या हुआ, कविता के रूप में विकसित हुआ। गद्य का जो विकास हुआ वो बाद में हुआ।
हिंदी का आरंभिक इतिहास लगभग 8वीं शताब्दी की अपभ्रंश भाषा से मिलता है। किस भाषा से मिलता है? अपभ्रंश से। अपभ्रंश के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6। कितने भेद होते हैं? अपभ्रंश के 6 भेद होते हैं ना। मैथिली है, मगधी है, अर्धमागधी है, महाराष्ट्री है, ब्राचड है, खस है और इसके साथ आपका पैसाची। ठीक, तो इस तरीके से कुल है। हिंदी भारत और विश्व हिंदी भाषा की अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, और विश्व की अगर बात करें तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा है। यहां तक की चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुल कितने प्रकार का साहित्य मिलता है? तो 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। हिंदी अगर साहित्य की बात करें तो हमें कितने प्रकार का साहित्य मिलता है? 3। कौन कौन सा? एक गद्य साहित्य मिलता है, पद्य साहित्य मिलता है और चंपू मिलता है। ठीक, तो गद्य तो आपको समझ में आ रहा है, पद्य तो समझ में आ रहा है। चंपू क्या होता है? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चंपू शैली क्या होता है। तो जब गद्य और पद्य, किसका? गद्य और पद्य का जब साथ में ही प्रयोग किया जाए, किसी रचना में गद्य और पद्य दोनों का क्या किया जाए? साथ में प्रयोग किया जाए, तो वह आपका क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। क्या कहलाता है? चंपू शैली कहलाता है। हालांकि हिंदी भाषा जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें ये पढ़े हैं कि भैया आधुनिक हिंदी का जो रूप है वो है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली है। हिंदी आधुनिक का रूप क्या है? खड़ी बोली। लेकिन अगर रचनाओं की बात करें तो खड़ी बोली की कौन सी सबसे पहली रचना है, इस पर काफी विवाद है। इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि खड़ी बोली की सबसे पहली रचना यही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक रचना है जिसका नाम क्या है? परीक्षा गुरु। क्या नाम है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु की अगर बात करें तो इसे हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का पहला रचना माना जाता है, और यह लिखा गया था लाला श्रीनिवास दास द्वारा। तो यहां से 2 फैक्ट तैयार हो गया। पहला कि परीक्षा गुरु का लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास। दूसरा फैक्ट ये हो गया कि भैया ये क्या है? हिंदी खड़ी बोली का पहला क्या है? लेख रचना है। ठीक, अब इसी तरीके इसको क्या कहते? हिंदी की पहली प्रमाणिक रचना माना जाता है। इसको क्या किया जाता है? हिंदी का पहला प्रमाणिक रचना माना जाता है। अब चूंकि आपको पहले ही बता दिए कि हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 8वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? तो 8वीं शताब्दी से माना जाता है। लोग कहते हैं कि उत्तर भारत का जो सबसे अंतिम राजा था, यानी कौन? पुष्यभूति वंश, जो कि कौन था? उत्तर भारत का हर्षवर्धन की जब बात करें 606 से लेकर 647 तक का समय, कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद देश अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र में क्या हो गया? स्थापित हो गया, और जो परस्पर क्या करते थे? संघर्ष करते रहते थे। और उसी समय भारत पर क्या हुआ कि इस्लामिक देशों का यानी इस्लामिक राष्ट्रों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। ठीक, तो इसके बाद जो है भारतीय इतिहास में बहुत सारा परिवर्तन आया। साहित्य के क्षेत्र में भी आया और इसके बाद संस्कृति के क्षेत्र में भी आया। जब सांस्कृतिक बदलाव होता है, कोई भी जब व्यक्ति या कोई ऐसी घटना जब किसी देश के संस्कृति को बदल देता है, तो जब सांस्कृतिक बदलाव की बात की जाती है तो सांस्कृतिक बदलाव के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। सांस्कृतिक बदलाव में आपका साहित्य भी आता है, कला भी आता है। कला के अंतर्गत आपका संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, सारे कलाओं को उसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। और साहित्यिक परिवर्तन तो होता ही है। अब अगर आगे देखा जाए तो कहा गया है कि भाई हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रमाणित और व्यवस्थित माना गया है। तो ये एक और फैक्ट हो गया क्या कि भाई अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो बहुत से लेखक ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो इन सभी में सबसे प्रमाणिक रचना जो रही वो किसकी रही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास वाली पुस्तक है उसको सबसे प्रामाणिक पुस्तक माना गया है। साथ ही हिंदी शब्द सागर की भूमिका, यानी शुक्ल जी इसे क्या कहते हैं, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसको लिखा था। और यह भी कहा जाता है कि जिसके बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसको 1929 में क्या किया गया, प्रकाशित कराया गया। ठीक है। और यह पुस्तक जो है जब लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने, इस पे गहन चिंतन करके तब इस पुस्तक इन्होंने क्या किया था, लिखा था। साथ ही अगर बात किया जाए तो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का क्या किया गया है, विवेचन किया गया है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें लगभग क्या किया गया है, 1000 कवियों के जीवन की गाथाएं क्या की गई हैं, लिखी गई हैं। कवियों की संख्या अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया गया है, अर्थात हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवि इसमें क्या है, शामिल हैं। तो ये आपका जो है हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ फैक्ट है। आगे चलते हैं और आगे इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के वर्गीकरण और काल विभाजन की। तो वर्गीकरण और काल विभाजन की अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो दिक्कत आई वो क्या आई, नामकरण का। क्या दिक्कत आया भाई, सबसे पहले आया कि नामकरण को लेकर काफी सारे जो है दिक्कतें हुई। अगर हिंदी साहित्य के वर्गीकरण एवं काल विभाजन और नामकरण को लेकर विद्वानों में क्या रहा है, अलग अलग मतभेद रहा है। सबसे पहला वर्गीकरण अगर किसी ने किया था तो वो थे कौन, जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य को विभाजित करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो था वो कौन था, जॉर्ज ग्रियर्सन था, जो हिंदी साहित्य ने अस्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त मतलब कि लोग कहते तो हैं कि भाई जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले विभाजित किया था, लेकिन हिंदी के जो कवि हैं वो इनकी प्रामाणिकता को मानने से क्या करते हैं, इनकार करते हैं। और इसके बाद आया क्या कि मिश्र बंधुओं ने क्या किया, उसको विभाजित किया। बाद में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, राम खिलावन, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर बच्चन और राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन लोगों ने भी क्या किया, हिंदी साहित्य का नामकरण और वर्गीकरण किया। लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध जो रहा वो कौन रहा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य काल वर्गीकरण एवं विभाजन। तो विभाजित तो कई लोगों ने किया, अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से क्या किया, तथ्य प्रस्तुत किया, लेकिन सभी तथ्यों में सबसे ज्यादा प्रमाणित तथ्य अगर कोई माना गया तो वो माना गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। इन दो व्यक्तियों के तथ्यों को यानी इनके डेटा को सबसे महत्वपूर्ण क्या किया गया, माना गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाए। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले विभाजित किया था तो सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं और इन्हीं से हम लोग वर्गीकरण और नामकरण वाली चीजों को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया था। कितने, 11 भागों में। तो ये जीके के भी अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है और हिंदी भाषा के भी अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के पुस्तक का नाम क्या था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के पुस्तक का नाम था क्या भाई, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसमें इन्होंने क्या किया कि कुल 11 भागों में इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को डिवाइड किया। सबसे पहला काल जो था उसको कहते हैं चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा है भाई, चारण काल। चारण काल की बात करें तो 700 ईस्वी से लगभग 1300 ईस्वी तक यह समय माना जाता है। साथ ही 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण युग, ये दूसरा विभाजन था। तीसरा विभाजन था जायसी की प्रेम कविता। चौथा विभाजन था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय यानी 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक का समय।
इसके बाद पांचवा विभाजन किया इन्होंने मुगल दरबार, और छठा विभाजन किया इन्होंने तुलसीदास के समय के आधार पर। इसके बाद ये सातवां विभाजन रीति काव्य धारा या रीति काव्य के नाम से किया, जिसका समय इन्होंने 1580 से 1692 बताया। साथ ही आठवें विभाजन की बात करें तो तुलसी के अन्य परिवर्ती यानी तुलसी के बाद के जो कवि थे उनका विभाजन किया, और उसका समय ये 1600 से 1700 ईस्वी क्या किए बताए। नवा विभाजन इन्होंने 18वीं शताब्दी के समकालीन जो चीजें थी उसको करके रखा। 10वां जो है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान यानी 1800 से 1857 तक का जो समय था, इसको भी इन्होंने इसमें क्या किया, शामिल किया। 11वां बात किया जाए तो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। तो कुल 11 भागों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इस तरीके से आपके इंडियन हिंदी लिटरेचर को क्या किया, डिवाइड किया। तो पहला व्यक्ति जो था वो इस तरीके से चीजों को क्या किया, डिवाइड किया। अब दूसरा विभाजन जो आता है वो आता है किसका भाई, तो रामचंद्र शुक्ल का। किसका आता है, रामचंद्र शुक्ल का, और उसके बाद मिश्र बंधु का। तो दूसरा विभाजन सबसे पहले आता है किसका, मिश्र बंधुओं का। जॉर्ज ग्रियर्सन का तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम बात करें मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में 1913 में इन्होंने हिंदी साहित्य का क्या किया, वर्गीकरण किया, और इनका वर्गीकरण हुआ कुल कितने भागों में, तो 5 भागों में। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितना किया, 8 में, और उसके बाद मिश्र बंधुओं ने किया कितना, 5 में। इन्होंने किया प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इस तरीके से इन्होंने हिंदी साहित्य को विभाजित किया। प्रारंभिक काल में इन्होंने 2 चीजें रखा, क्या क्या रखा, तो प्रारंभिक काल में है पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, यानी शुरू और बाद का काल। समय इन्होंने बताया कि लगभग आपका 643 1286 तक क्या था, आपका पूर्वारंभिक काल था, और 1286 से 1387 तक जो था वो क्या था, आपका उत्तरारंभिक काल था। किसके अनुसार, मिश्र बंधु या और हजारी प्रसाद, मतलब मिश्र बंधुओं के नाम से, हजारी प्रसाद मिश्र बंधु। माध्यमिक काल की बात करें तो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल के रूप में विभाजित किया गया। समय बताया गया 1388 से 1503 और 1504 से 1623। इसी तरीके से अगर हम अलंकृत काल की बात करें तो पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में इन्होंने विभाजित किया, और समय बताया 1624 से 1733, 1734 से 1832। अब अगला इन्होंने परिवर्तन काल बताया, जिसका समय 1833 से 1868 बताया। लास्ट में इन्होंने 5वां विभाजन वर्तमान काल के रूप में किया, 1869 से लेके अब तक का समय, यानी 1869 से लेके अब तक का जो समय है वह आपका वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। किसके अकॉर्डिंग, तो मिश्र बंधुओं के आधार पर 5 भागों में हिंदी साहित्य का विभाजन कर दिया गया। किस किस में, प्रारंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान काल में। तो 2 लोगों का विभाजन तो हो गया, किसका किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन का और इसके साथ साथ मिश्र बंधुओं का। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन है व्यक्ति। अब तीसरा जो व्यक्ति है वो कौन है भाई, तो रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1927 ईस्वी में क्या किया, इसका प्रकाशन हुआ, और इसे जो है प्रमाणित कब किया गया, 1929 में क्या किया गया, पहली बार इसको हिंदी साहित्य का सटीक और वैज्ञानिक वर्गीकरण माना गया। तो प्रकाशित हुआ 27 में, और 29 आते आते इसको सबसे प्रमाणिक ग्रंथ की दर्जा मिल गई। तो अभी इसके ऊपर जो विभाजन हुआ था कौन कौन सा, 8 विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन का, और इसके साथ आपका 5 विभाजन जो हुआ था मिश्र बंधुओं का, उन दोनों ही विभाजन का इन्होंने कर दिया खंडन।
और खंडन करने के बाद इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में क्या किया भाई, डिवाइड कर दिया। 4 भागों में विभाजित करने के बाद पहला इन्होंने काल रखा जिसका नाम वीर गाथा काल या आदि काल। विक्रम संवत 1050 यानी 1050 से 1375। तो विक्रम संवत में से अगर आप 57 क्या कर दे, माइनस कर दे, यानी एक तरीके से क्या कर दे भाई, घटा दे, तो हमारा निकल के आ जाता है क्या, ईस्वी। क्या निकल के आ जाता है, ईस्वी सन। ईस्वी सन में अगर 57 हम क्या करें, जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, तो वो क्या हो जाता है आपका विक्रम संवत। ठीक, क्योंकि विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी, 57, और शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी। ठीक, आगे चलते हैं और दूसरा पढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको हम लोग कहते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का समय इन्होंने बताया 1375 से लेकर 1700 तक। कितना बताया, 1375 से लेकर 1700 तक। यही अगर उत्तर मध्य रीति काल की बात करें तो 1700 से लेकर 1900 तक इन्होंने क्या किया, इसका विभाजन समय बताया। अब गद्य काल या आधुनिक काल की बात करें तो ये 1900 विक्रम संवत से अब तक इनके अनुसार ये चल रहा है। तो सबसे प्रमाणिक जो था वो किसका था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कुल 3 विभाजन हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब अगला आता है आपका किसका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात की जाए तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का विभाजन स्वीकार किया, परंतु काल विभाजन में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। इन्होंने उनके विभाजन को स्वीकार तो किया पर परिवर्तन क्या किया, तो उन्होंने नाम दिया आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आज से ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इस नाम से जो विभाजन है वो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल का जो विभाजन है वो किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा भी तो हम कुछ नहीं कर सकते। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक ये उनका समय है और 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का समय है। साथ ही 16वीं से 19वीं शताब्दी तक का रीति काल का समय है और 19वीं शताब्दी से अब तक जो है वो क्या चल रहा है, आधुनिक काल का समय चल रहा है। तो कुल कितने राइटर हो गए भाई, 4। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, कितने व्यक्ति हो गए। अब ये आदर्श वर्गीकरण और काल विभाजन, ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेता है, तो इसको भी एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। सभी साहित्यकारों के वर्गीकरण को सार रूप में निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। 1000 से 1350 आदिकाल, 1350 से 1650 भक्ति काल, 1650 से 1850 रीति काल और 1850 से अब तक जो था वो आपका चल रहा है आधुनिक काल। साथ ही पुनर्जागरण काल या भारतेंद्र युग 1850 से 1900 ईस्वी। फिर यहाँ पे जागरण सुधार काल जिसको हम लोग कहते हैं क्या, द्विवेदी काल, 1900 से 1920। ऐसे ही छायावादी काल की बात करें तो 1920 से 1936। प्रगतिवादी काल की बात करें तो 1936 से 1943। प्रयोगवादी काल की बात करें तो 1943 से 1953। साथ ही नवलेखन काल की बात करें तो 1953 से अब तक। इस तरीके से इसका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है समय के साथ। ठीक, तो कुल हम लोग 4 विभाजन अभी तक क्या कर लिए, पढ़ लिए। ठीक है भाई, कुल 4 विभाजन अभी तक हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। अब जैसे ये देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। तो पीछे वाली चीजें समझ में आई। अब उसका एक बढ़िया से पॉइंट बना लेते हैं। तो ये है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। पीछे वाली चीजें तो आप समझ ही चुके हैं। अब यहां पे है भैया क्या, अपना आदिकाल और वीरगाथा काल। आदिकाल और वीरगाथा काल के अंतर्गत बहुत सारे साहित्यों की रचना हुई। आदिकाल और वीरगाथा काल के अंतर्गत बहुत सारे साहित्यों की क्या हुई, रचनाएं
हुई। रचनाओं की बात करें तो इसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, फुटकल रचनाएं और रासो साहित्य। कौन सा? रासो साहित्य। यानी इसमें एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? रासो साहित्य। तो यहाँ सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य को ही हम लोग कहते हैं। यहाँ पे चारणी साहित्य जो है इसी को आप रासो समझिएगा, क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा। चारणी साहित्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासो साहित्य। क्या था कि प्राचीन इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, तो कुछ राज दरबारी क्या होते थे? जो कवि होते थे, जिससे क्या कहा जाता था? चारण या भाट। क्या कहा जाता था? चारण या भाट। ये क्या करते थे कि कविताओं के माध्यम से राजा का क्या करते थे? प्रशंसा करते थे, या राजा के साम्राज्य का क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। जैसे देवी गीत तो लोग गावला ना, या जैसे कि कोनो भगवान के गीत या गाना जब हम लोग गावल जाला तो मन का करल जाला भाई? देवी देवता का प्रशंसा न करल जाला। वैसे ही जो चारण और भाट थे वो क्या करते थे? राजा के साम्राज्य और उनके कार्यों का प्रशंसा करते थे। जैसे चंद्रवरदाई का नाम आपने सुना होगा, उसके द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। और वो किसका दरबारी कवि था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनका क्या था? कवि था। तो उनका राज दरबार का कवि था, उनका मित्र भी था, तो इसलिए उनके द्वारा कृतियों का क्या किया है? बहुत ज्यादा बखान किया है अपने साहित्य में। ठीक। अब अगर हम पूर्व मध्यकाल की बात करें, किसकी बात करें? मध्यकाल की बात करें, तो मध्यकाल को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। किसमें किसमें? भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल को हम लोग कहते हैं पूर्व मध्यकाल, और रीतिकाल को हम लोग कहते हैं उत्तर मध्य काल। अब यहां की अगर रचनाओं की बात करें तो भक्ति काल में राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य, आख्यान काव्य और फुटकल रचनाएं। इसी में भक्ति काल को हम पढ़ेंगे तो सगुण और निर्गुण भक्ति, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, इन सारे चीजों पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। राम मार्गी और कृष्ण मार्गी, इन सभी चीजों पर डिस्कस होगा जब इस पर हम लोग डिस्क्रिप्टिव वीडियो थोड़ा सा लेंगे तब। आज केवल सारा एक स्ट्रक्चर हम लोग के माइंड में फिट हो जाए कि क्या क्या चीजें पढ़नी है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अब यही अगर हम रीतिकाल की बात करें तो यहाँ पे जो कवि, जो रचनाएं हैं या जो कवि हैं, उनको क्या किया गया है? कुल 3 कैटेगरी में बांटा गया है, और ये परीक्षा में कई बार पूछता है। पहला क्या? रीतिबद्ध कवि, दूसरा है रीति सिद्ध कवि, और तीसरा है रीति मुक्त कवि। यानी 3 है, और कई बार पूछता है कि इनमें से कौन सा कवि रीति सिद्ध का है, रीति मुक्ति का है या रीतिबद्ध का है। तो ये तो हो गया आपका रीतिकाल और भक्तिकाल और आदिकाल की रचनाएं। लेकिन जब हम आधुनिक काल में जाएंगे, यानी सबसे अंतिम तीसरे की बात करें, गद्य काल, तो आधुनिक काल को हम लोग क्या करते हैं? कई भागों में विभाजित करते हैं। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता का युग। इस तरीके से युगों में विभाजित कर कर हम इसका क्या करते हैं? संपूर्ण अध्ययन करते हैं। तो अभी तक हम लोग का क्या क्या डिस्कस हो गया? हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, इसके साथ उसका वर्गीकरण, किन लोगों ने किस तरीके से वर्गीकृत किया, किसको सबसे प्रमाणित माना गया, साथ ही पूरे हिंदी साहित्य का वर्गीकरण का जो संरचना है वो भी हम लोग का क्या हो गया? डिस्कस हो गया। अब हर काल, यानी हर काल, जितने भी काल थे उन सभी काल के विशेषताओं पर, ठीक है, उन सभी काल के विशेषताओं पर और उसके अलग अलग, जैसे आदिकाल है तो सिद्ध साहित्य जो है कौन कौन सी है, उसकी विशेषता क्या है, रासो साहित्य है तो वो कौन कौन सी है, उसकी क्या विशेषता है, उन सारी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्रिप्टिव चर्चा करेंगे। तो आज का केवल ये हिंदी लिटरेचर का एक इंट्रो वीडियो था, जहां हमारे दिमाग में संरचना बन गया कि हिंदी साहित्य में क्या है, कैसे है, किस तरीके की चीजें हैं। अगले वीडियो में अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिस्क्राइब करके क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे।
बढ़िया से डिस्क्राइब करके इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, ताकि आपको अन्य जगहों से या बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता न पड़े। तो अभी तक हम लोग 3 चीजों पे चर्चा किए हैं। क्या क्या किए हैं? हिंदी, सबसे पहले तो हम लोग भाषा और भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा का विभाजन, भाषा के अंग और भाषा का भेद, और इसके बाद हम लोग लिपि पे चर्चा किए। साथ ही भाषा और विभाषा में क्या अंतर है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, इन सभी विषयों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग हिंदी पे चर्चा किए थे, पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज पे बात किए थे, और वो था क्या आपका हिंदी। तो हिंदी क्या है, हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का प्राचीन मध्य आधुनिक विभाजन क्या हुआ, आधुनिक रूप क्या है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, उसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, किस आर्टिकल में क्या रखा गया, ये भी क्लियर हो गया। अब साहित्य वाला पोर्शन है, इसको हम लोग 4 से 5 वीडियो में, 6 वीडियो में कवर करेंगे। साहित्य कवर करने के बाद फिर हम लोग व्याकरण पे आ जाएंगे। पूरा डिस्कस करने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, लगभग 100 से 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू हल किया जाएगा। हम डायरेक्ट अगर एमसीक्यू आपसे हल करवाने लगे तो ऐसे बहुत से छात्र होंगे, अगर उसको पढ़े ही नहीं है तो हल कहाँ से करेंगे। तो पहले आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जब आप हल करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी आएगा। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही आप लोग, जो लोग ऑफलाइन है वो क्लास में आते रहे, और जो लोग ऑनलाइन है वो चैनल से जुड़े रहे। लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, पढ़ें और समझें। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।